अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो से हम 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है फंक्शंस। सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। जो एक फंक्शन होता है ये स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक होता है जो कोई खास काम सरअंजाम देता है या अदा करता है। अब ये फंक्शन क्या होता है? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक है जिसने कोई ना कोई काम करना है। अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं, तो इसके लिए मैं IDE को ओपन कर देता हूँ। डेव C++ IDE है मेरे पास। यहाँ से एक मैं न्यू सोर्स फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे हैश इंक्लूड के ज़रिए। ओके, यहाँ पर मैं मेन फंक्शन को ऐड करता हूँ। राइट, यहाँ पर मैं एक फंक्शन खुद से बनाता हूँ। ठीक है, एक फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ जिसका नाम है स्क्वायर। राइट, और अब मैं किसका स्क्वायर फाइंड करना चाहता हूँ? लेट्स से मैं 4 का स्क्वायर फाइंड करना चाहता हूँ। मैंने 4 लिख दिया। अब ये स्क्वायर ऐसे कैलकुलेट नहीं हो जाना है, यहाँ पर एरर आना है। इसको मैं सेव करता हूँ, फिर इसको कंपाइल एंड रन करके आपको चेक करवाता हूँ। जी, मैंने सेव कर दिया। इसे मैं कंपाइल एंड रन करके चेक करवाता हूँ आपको। यहाँ पर देखें एरर आ रहा है क्योंकि स्क्वायर नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है। अब मुझे स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैं फंक्शन मेन फंक्शन से पहले बनाता हूँ। ये बात याद रखें, जो भी आपने फंक्शन बनाना है वो मेन फंक्शन से पहले भी बनाया जा सकता है और बाद में भी बनाया जा सकता है। मैं पहले बनाऊँगा, ठीक है, तो आप बाद में भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने एक फंक्शन बनाया स्क्वायर नाम का और उसमें मैं वैल्यू अब ये जाहिर सी बात है 4 है, तो 4 को कैच करने के लिए मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल देना पड़ेगा। मैंने एक वेरिएबल ले लिया a नाम का वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप है इंटीजर। क्योंकि ये 4 जो है ये इंट है, इंटीजर है ये, तो इसलिए मैंने एक a नाम का वेरिएबल लिया जिसकी डाटा टाइप है इंट। क्योंकि अब a जो है वो 4 को होल्ड कर सकता है क्योंकि 4 इंटीजर है। अब मैं इस फंक्शन की बनाऊंगा यहाँ पर फंक्शन बॉडी। और ये भी याद रखना है कि हर फंक्शन की एक रिटर्न टाइप भी होती है। तो अभी मैं एंड पर कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा void। अगर कोई फंक्शन कुछ ना रिटर्न करे तो उसकी void लिखते हैं। अब ये बात याद रखें कि फंक्शन जो होता है ना, फंक्शन का नाम, उसके नाम से पहले आपने रिटर्न टाइप लाजमी लिखनी है। अभी आप void ही लेकर चलें, बाद में आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि किस तरह से ये आप इंट फ्लोट वगैरह का इधर यूज़ कर सकते हैं। अभी आप यही समझें कि आपने फंक्शन के नाम के साथ void लिखना है। ओके, राइट, ये हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन आ गई। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन में सबसे पहले फंक्शन का हेडर देना है जिसमें फंक्शन की रिटर्न टाइप सबसे पहले, फिर फंक्शन नेम, फिर फंक्शन पैरामीटर्स इन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक पैरामीटर मैंने दिया, ये जो होता है ना ये एक पैरामीटर है जो कि इसकी वैल्यू को होल्ड कर रहा है इधर। इसको हम कहेंगे ये आर्गूमेंट है, ये फंक्शन को कॉल की जा रही है। तो फंक्शन को कॉल करते हुए मैंने ये आर्गूमेंट पास किया जो इस पैरामीटर के पास किया, और इस कंप्लीट को हम कहते हैं फंक्शन हेडर और इसको हम कहते हैं फंक्शन बॉडी। अब भाई मैं फंक्शन बॉडी में क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर टाइप का SQ के नाम का, ठीक है, और इसमें मैं इंसर्ट क्या करवा देता हूँ, a को मल्टीप्लाई कर दें a के साथ। मुझे पता है कि अगर किसी नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका स्क्वायर निकल आता है। तो जैसे ये स्क्वायर फाइंड होगा, ये a जो है ना, a किसकी वैल्यू को होल्ड कर रहा है, ये वैल्यू यहाँ पर होल्ड हो रही है a के पास। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर द 16 SQ वेरिएबल में चला जाएगा। अब मैं SQ की वैल्यू को शो करवा देता हूँ, प्रिंट f स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं स्क्वायर की वैल्यू शो करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं SQ की को शो करवा देता हूँ। इसे मैं कंपाइल एंड रन करके आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने स्क्वायर लिखा ना, तो 4 पास किया, 4 इसके पास किया, 4 a के पास 4 चला गया, 4 द 16 हो गया, 16 SQ में चला गया, और यहाँ से स्क्वायर इज इक्वल यहाँ पर आ गया। आगे से %d मतलब कि SQ की वैल्यू यहाँ पर शो होगी 16। ठीक हो गया जी।
आप देखिएगा क्या हुआ जी, जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट मैंने किया ना, कंपाइल एंड रन किया, तो आपका कंट्रोल यहाँ पर आएगा, राइट। पहले हेडर फाइल वगैरह इंक्लूड होगी, यहाँ पर कंट्रोल नहीं आएगा, डायरेक्ट कंट्रोल आएगा लाइन नंबर 7 पर। यहाँ पर मेन फंक्शन में जैसे एंटर होगा तो ये फंक्शन कॉल की जाएगी, स्क्वायर नाम का फंक्शन कॉल किया जाएगा। अब स्क्वायर नाम का फंक्शन ये है मेरे पास, यहाँ पर कंट्रोल आ गया, यहाँ से कंट्रोल एंटर होगा यहाँ पर, यहाँ से होता हुआ एक वेरिएबल एसक्यू नाम का बना और उसमें क्या डाल दिया गया, ए को मल्टीप्लाई ए के साथ करके इसमें डाल दिया गया, जो क्या है अभी 4 है, ए के पास 4 है, 4 × 4 16 हो गया, एसक्यू में 16 चला गया और यहाँ पर वैल्यू एसक्यू की शो करवा दी गई है जो कि है स्क्वायर। अब देखें इसका फंक्शन का फ़ायदा क्या होगा। फंक्शन को अगर मैं फ़र्ज़ करें एक और नंबर का मैं स्क्वायर फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर, और यहाँ पर मैं लेट से 32 लिख देता हूँ, 32 का स्क्वायर मेरे पास सामने आ जाए, तो मैंने बस 32 स्क्वायर लिखा, ब्रैकेट में 32 दिया, तो देखिएगा अब क्या होता है। यहाँ पर देखें पहले 4 का स्क्वायर आया 16, फिर 32 का स्क्वायर आया 1024, राइट। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसके बाद न्यू लाइन भी ऐड कर देता हूँ ताकि आउटपुट ठीक रहे, राइट। अब यहाँ पर मैं एक और मरतबा स्क्वायर फाइंड करना चाहता हूँ, किस नंबर का, 65 का मैं स्क्वायर फाउंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 65 का स्क्वायर फाइंड होकर आ जाएगा। पहले 4 का स्क्वायर आएगा, फिर 32 का स्क्वायर आएगा, फिर 65 का स्क्वायर आएगा। लेकिन जिसे मैंने कंपाइल एंड रन किया तो आप देख सकते हैं 4225 क्लियर हो गया। देखिए ना, पहले 4 का स्क्वायर आया, फिर 32 का स्क्वायर आया, फिर 65 का स्क्वायर आया। क्लियर हो गया जी। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मुझे जब भी स्क्वायर फाइंड करना है ना, तो अब मुझे ये बार बार नहीं लिखना पड़ रहा, मैंने एक मरतबा लिख दिया इसे। अब मैं सिर्फ इस फंक्शन का जो नाम रखा हुआ है ना मैंने स्क्वायर, मैं स्क्वायर लिखता हूँ और उसमें एक वैल्यू देता हूँ, उसका स्क्वायर अपने आप निकल के आ जाता है। यही फ़ायदा होता है फंक्शन का कि हम एक मरतबा कोड को लिख दिया, इस कोड को मैंने एक मरतबा लिख दिया, जब कभी मुझे इस कोड की ज़रूरत पड़ेगी ना, ठीक है, जब भी मुझे इस कोड की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा। मैंने पहली मरतबा यहाँ पर कॉल किया, दूसरी मरतबा कॉल किया, यहाँ पर तीसरी मरतबा कॉल कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या है, फंक्शन डेफिनेशन। तो इस कंप्लीट को हम कहते हैं ये फंक्शन है हमारे पास। तो फंक्शन ये डेफिनेशन है हमारे पास, और फंक्शन डेफिनेशन में इस वाले पार्ट को हम फंक्शन हेडर कहते हैं, और इसको हम फंक्शन बॉडी कहते हैं, और ये जो होता है इसको हम फंक्शन पैरामीटर कहते हैं। और जब हम एक फंक्शन को यहाँ पर कॉल करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू पास करते हैं उसको हम कहते हैं आर्गूमेंट। क्लियर हो गया। तो फंक्शन क्या होता है, स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का ब्लॉक होता है। ये देखिए ना, ये एक ब्लॉक है, किसका ब्लॉक है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो हम कहेंगे फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, जो कोई एक खास टास्क परफॉर्म करता है जब भी उसे कॉल की जाती है। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ आएगी। अब फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, जो एक फंक्शन होता है वो स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक होता है जो परफॉर्म करता है एक पार्टिकुलर टास्क। ये होगी फंक्शन की डेफिनेशन। क्लियर। अगर जो बच्चे सारा इधर तक नहीं कर सकते पूरा पैराग्राफ, वो इधर तक लाजमी करें, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। अगर तो जो सारा कर सकते हैं वो सारा करें, जो इधर तक नहीं कर सकते वो इधर तक लाजमी करें। मैंने निशान लगा दिए हुए हैं, तो आपने जिधर तक आप कर सकते हैं कोशिश करें उधर तक लाजमी करें। अब प्रोग्राम कैन हैव मैनी फंक्शंस। अब एक प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। अभी मैंने कितने फंक्शन बनाए, एक फंक्शन मैंने बनाया, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन भी एक फंक्शन है। तो अभी इस प्रोग्राम में कितने फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन। और ये याद रखिएगा हमेशा कंप्यूटर का जब भी सी प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करते हैं वो मेन फंक्शन से शुरू होता है। चाहे मैंने स्क्वायर का फंक्शन पहले लिखा है ना, तो चलना पहले मेन फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया। जैसे ही मेन फंक्शन में यहाँ पर कॉल मैंने करना है ना स्क्वायर 4, तो कंट्रोल ने यहाँ से सीधा यहाँ पर आ जाना है। क्लियर हो गया। इस फंक्शन पर यहाँ से फिर इसकी बॉडी कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी। अब आते हैं जी हम यहाँ पर कि आ प्रोग्राम कैन हैव मैनी फंक्शंस। बात चली थी कि एक प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। आप सैकड़ों फंक्शंस बना सकते हैं, आप 1000 फंक्शंस बना सकते हैं, जितने चाहें आप फंक्शंस बना सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर 2 फंक्शंस रखे हुए हैं, जो मैंने एक खुद बनाया स्क्वायर नाम का फंक्शन, और मेन फंक्शन तो लाजमी है, हर प्रोग्राम में लाजमी है।
क्योंकि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ही मेन फंक्शन से शुरू होती है। ईच फंक्शन इन द प्रोग्राम मस्ट हैव अ यूनिक नेम। हर फंक्शन का नाम जो है ना वो यूनिक होना चाहिए सी लैंग्वेज में। ये याद रखें, सी लैंग्वेज में हर फंक्शन का नाम यूनिक होना चाहिए। यूनिक से मुराद ये है कि किसी फंक्शन का नाम दूसरे फंक्शन से मैच नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया। अब मैं फर्ज करें एक और स्केयर नाम का फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो मैं सेम नाम का फंक्शन नहीं बना सकता सी लैंग्वेज में। इसके लिए मुझे थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। मैं स्केयर 2 नाम का फंक्शन कर लूँगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पर एरर आना है, चेक करते हैं। यहाँ पर देखें एरर आ गया, क्योंकि ये फंक्शन और ये फंक्शन बिल्कुल सेम टू सेम फंक्शन हो गया। तो मुझे फंक्शन नेम डिफरेंट करने पड़ेंगे। मैं इसको कर देता हूँ स्केयर 1, इसको मैं कर देता हूँ स्केयर 2। अब कोई एरर नहीं आएगा, बल्कि एरर आएगा क्योंकि स्केयर नाम का तो फंक्शन ही नहीं है। यहाँ पर मैं स्केयर 1 कर देता हूँ, इसको स्केयर 1 कर देता हूँ, सिर्फ स्केयर 1 को कॉल हो रहा है, स्केयर 1 फंक्शन को कॉल हो रहा है। अब देखें अब कोई एरर नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है। आप यहाँ तो ऐसा भी कर सकते हैं कि खाली स्केयर नाम का फंक्शन बनाया, ये स्केयर 2 नाम का फंक्शन है, तो इससे भी कोई इतना इशू नहीं है। बस याद रखना है कि सेम टू सेम फंक्शन ना हो। तो फंक्शन का नाम जो है ना वो सेम टू सेम नहीं होना चाहिए, बल्कि यूनिक होना चाहिए। यूनिक से मुराद ये है कि एक अलग नाम होना चाहिए जो किसी नाम से मैच ना करे, किसी और फंक्शन के नाम से। क्लियर हो गया जी। अब आते हैं जी, यहाँ पर देखें एवरी प्रोग्राम हैज़ अ मेन फंक्शन। हर प्रोग्राम का एक मेन फंक्शन होता है जो दैट परफॉर्म्स द टास्क प्रोग्राम्ड बाय द यूज़र। जो यूज़र ने टास्क के लिए जो भी लिखा हुआ है वो सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट मेन फंक्शन में ही किया जाता है। तो असल में प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है ना, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वो मेन फंक्शन से शुरू होती है। ठीक है, आपको पहले ही बात बताई। अब मैं इसको रेज कर दूँ क्योंकि इसका काम कोई नहीं है। तो जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो मेन फंक्शन लाजमी है और प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से शुरू होती है। क्लियर। वैसे में यहाँ पर आप ये कंप्लीट लाइन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, इधर तक भी कर लें तो काफ़ी है। एवरी प्रोग्राम है द मेन फंक्शन। हर प्रोग्राम का मेन फंक्शन होता है दैट परफॉर्म द टास्क प्रोग्राम्ड बाय द यूज़र। यूज़र ने जो प्रोग्राम किया होता है उसके मुताबिक उसमें टास्क परफॉर्म किया जाता है। अदर फंक्शंस कैन आल्सो बी रिटन एंड यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। आप दूसरे फंक्शंस भी बना सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर स्केयर नाम का फंक्शन बनाया, आप किसी मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन बना सकते हैं, एडिशन डिवीजन वगैरह के नाम का फंक्शन जितने चाहें आप बना सकते हैं, राइट। और उसको जितनी मरतबा आप चाहें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेशन लाजमी लिखनी है और सही डेफिनेशन लिखनी है। इधर तक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, मसारा करेंगे तो उससे बेहतर है। ठीक है, तो आपने एटलीस्ट इधर तक लाजमी इसकी डेफिनेशन करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शन हमें सी लैंग्वेज में दो तरह के मिलते हैं। नंबर 1 बिल्ट इन फंक्शन, नंबर 2 यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है? अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज अवेलेबल इन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन को ही लाइब्रेरी फंक्शन कहा जाता है। ये बिल्ट इन फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो पहले से सी लैंग्वेज की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं। मतलब ये आपने नहीं फंक्शन बनाने, ये पहले से बने बनाए फंक्शन है, बस आपने इनका इस्तेमाल करना और अपना काम मुकम्मल कर लेना है। वो कैसे? देखें, ये प्रिंट एफ एक फंक्शन है, याद रखें। ठीक है, अब ये प्रिंट एफ फंक्शन को मैंने कहीं पर डिफाइन तो नहीं किया, कहीं पर इसकी कोडिंग तो नहीं की। मैंने यहाँ पर हेडर फाइल दी हुई है ना stdio.h। अब इस फंक्शन की प्रिंट एफ जो फंक्शन है इसकी जो कोडिंग है ना प्रिंट एफ फंक्शन की, इसकी कोडिंग जो है वो stdio.h हेडर फाइल के अंदर है। क्लियर है? इस फंक्शन की कोडिंग इस हेडर फाइल के अंदर है। तो ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है ये बिल्ट इन फंक्शन है। इसी तरह से स्कैन एफ भी बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अलावा गेट सी एच भी बिल्ट इन फंक्शन है। स्केयर रूट math.h की हेडर फाइल में मिलता है। POW पावर के लिए आई थिंक यूज होता है, तो ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। क्लियर? तो ये फंक्शन की बिल्ट इन फंक्शन की एग्जांपल्स हैं। तो ये बिल्ट इन फंक्शंस हमें किस में मिलते हैं? हेडर फाइल्स में मिलते हैं। These functions are pre-defined in the C language। ये C language में पहले से डिफाइन होते हैं, मतलब कि हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं, बस हमने यूज़ करना है और अपना काम मुकम्मल करना है। मसलन कि मैंने स्क्रीन पर ये मैसेज शो करवाना था, स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये SQ की वैल्यू शो हो जाए और न्यू लाइन साथ में आ जाए। तो मैंने प्रिंट एफ का फंक्शन लिखा, बीच में ये लिखा और मेरा काम मुकम्मल हो गया। मैंने प्रिंट एफ की कोडिंग खुद नहीं की, बस इसको यूज़ किया और अपना काम मुकम्मल कर लिया।
तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि द फंक्शंस आर प्री डिफाइंड, ये फंक्शन पहले से बने बनाए हैं इन द सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में पहले से बने बनाए हैं, हमने जस्ट इनको यूज करना है और अपना काम मुकम्मल करना है। बिल्ट इन फंक्शन मेक द प्रोग्रामिंग फास्टर एंड ईजियर, जाहिर सी बात है ये पहले से बने बनाए हैं तो हम फटाफट इसको यूज करेंगे और अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। तो बिल्ट इन फंक्शन जो है ना आपकी प्रोग्रामिंग को तेज कर देते हैं और आसान कर देते हैं। क्लियर, दीज फंक्शंस आर डिफाइंड इन द डिफरेंट हेडर फाइल्स, ये जो फंक्शंस होते हैं बिल्ट इन फंक्शन हमें डिफरेंट हेडर फाइल में मिलते हैं। मसलन प्रिंट एफ वाला जो फंक्शन है ये हमें किस हेडर फाइल में मिलता है, stdio.h में मिलता है, ये हमें क्लियर है। इसी तरह से हमें scanf भी stdio.h में मिलता है, getch आई थिंक cona.u.h में मिलता है, मे बी stdio.h में, आप इसको चेक कर लें, ठीक है, आई थिंक cona.u.h में मिलता है। तो sqrt जो फंक्शन है ये math.h फाइल में मिलता है, और pow फंक्शन पावर के लिए जो होता है आई थिंक ये भी math.h के हेडर फाइल में मिलता है। इससे पहले अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने sqrt का भी आई थिंक यूज़ किया है, पावर का नहीं यूज़ किया, लेकिन math.h की फाइल इंक्लूड करके ना हेडर फाइल आप इसका भी आई थिंक यूज़ इजीली कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि इनकी लास्ट में एक मरतबा प्रैक्टिस करेंगे, getch की भी हमने प्रैक्टिस की हुई है पहले, क्योंकि ये वाला भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है। क्लियर है ना कि ये stdio में दोनों हेडर फाइल में मिल जाएंगे आपको फंक्शंस, ये cona.u.h में और ये दोनों math.h में आपको बने बनाए बिल्ट इन फंक्शन मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज डिफाइंड बाय प्रोग्रामर इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो यूजर खुद डिफाइन करता है, मतलब प्रोग्रामर खुद डिफाइन करता है, उनको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्रोग्रामर कौन होता है? जो शख्स प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। मतलब मैं इधर प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ ना, तो जो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं प्रोग्रामर हूँ। तो प्रोग्रामर जो खुद फंक्शन बनाता है, तो अब ये फंक्शन मैंने खुद बनाया स्क्वायर वाला, तो ऐसा फंक्शन जो प्रोग्रामर खुद बनाता है उसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। तो ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है या लाइब्रेरी फंक्शन है, क्योंकि ये stdio.h के अंदर ऑटोमेटिक पहले का बनाया प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले का बनाया फंक्शन अवेलेबल है। क्लियर हो गया। और ये जो स्क्वायर वाला फंक्शन है ये मैंने बनाया है स्क्वायर वाला फंक्शन, तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यही तो लिखा हुआ है टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज डिफाइंड बाय प्रोग्रामर, कि वो फंक्शन जो प्रोग्रामर खुद बनाता है उसको यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। क्लियर। ईच यूजर डिफाइंड फंक्शन हैज अ यूनिक नेम, हर यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूनिक नेम होना चाहिए। अ प्रोग्राम मे कंटेन मेनी यूजर डिफाइंड फंक्शंस, एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस हो सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ पर स्क्वायर वाला बनाया, आप मल्टीप्लाई वाला भी बना लें, आप डिवीजन वाला भी बना लें। मतलब इधर मैं डिवीजन वाला अगर मल्टीप्लाई वाला बनाना चाहता हूँ फर्ज करें, तो लें जी मैं मल्टीप्लाई नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें दो पैरामीटर्स मैंने रखे, x और y नाम का मैंने दो पैरामीटर्स रखे यहाँ पर। क्लियर। और मैंने फंक्शन की यहाँ पर बॉडी लिखी और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ t नाम का, और इसमें मैं क्या करवा देता हूँ x मल्टीप्लाई बाय y, और यहाँ पर वैल्यू को मैं शो करवा देता हूँ प्रिंट एफ के जरिए। टोटल इज इक्वल टू %d, और यहाँ पर t की वैल्यू शो करवा देते हैं। क्लियर। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखिए मैंने इस फंक्शन को जब कॉल करना है मल्टीप्लाई को कैसे करूँगा, मेन फंक्शन में कॉल करना है। यहाँ पर मैं अभी आप ये याद रखें कि आपने मेन फंक्शन में ज़्यादा काम करना है। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई लिखता हूँ, मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके दो पैरामीटर्स हैं, एक x और एक y, तो यहाँ पर मुझे दो आर्गूमेंट देने पड़ेंगे। x में मैं रखवा देता हूँ 45 और y में रखवा देता हूँ 2। अब यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 2 चला जाएगा, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास हो गया 90, t में 90 चला गया, टोटल इज इक्वल टू यहाँ पर t की वैल्यू शो होगी जो कि है 90। चेक करते हैं अभी, लेंज टोटल इज इक्वल टू 90, ठीक है ना। अब मुझे मल्टीप्लाई की जब भी जरूरत पड़नी है दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मुझे ये चीज़ें बार बार लिखने की, मल्टीप्लाई वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। मैं सिंपल क्या करूँगा, इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा यहाँ, जिस तरह मैंने यहाँ पर कॉल किया है, और दो नंबर पास करूँगा इस तरह से आर्गूमेंट के तौर पर, और मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर टोटल शो हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। क्लियर है ना। तो आप जितने चाहे ना फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक मल्टीप्लाई वाला फंक्शन भी रखा है, स्क्वायर वाला फंक्शन भी रखा है, तो मैंने दो फंक्शन रखे हैं, आप जितने चाहें आप फंक्शन रख सकते हैं। आप प्रोग्राम में कंटेन मैनी यूजर डिफाइंड फंक्शंस, कि एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन हो सकते हैं।
द फंक्शंस आर रिटन अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्ट नीड ऑफ द यूजर, यूजर की जो जरूरत होगी उसके मुताबिक आपने फंक्शन लिखते जाना है। क्लियर, ये नहीं कि आपने फालतू फंक्शन बनाते जाना है, जो जरूरत है उसके मुताबिक फंक्शन बनाते जाएं। क्लियर हो गया। आई होप कि आपको फंक्शन और उसकी टाइप्स के बारे में क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।